सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज़ मी सत्यान शर्मा। और अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि अगर तुम लोग को कोई डाउट्स हो पीसीएम में जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हो, आई मीन तो उसमें कुछ लोगों ने यार चैप्टर्स के नाम मेंशन करना स्टार्ट कर दिए थे। तो अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि मैं तुम लोग को चैप्टर्स पढ़ा पाऊँ, राइट? आई एम नॉट अ टीचर। और तो बेसिकली तुम लोग कुछ टॉपिक्स बता देना, उस मतलब चैप्टर के सब टॉपिक्स बता देना जिसमें डाउट्स हों। और देखो, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं टॉप रैंकर नहीं हूँ, नीदर इन जेई मेंस नॉर इन जेई एडवांस। तो जो लोग टॉपर हैं वो लोग इस वीडियो को ना देखें, वो लोग बंद करके निकल जाएं। मैं यहाँ पे जो भी समझाने जा रहा हूँ कि कैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना है, वो एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता हूँ, ठीक है? जो जो मेरे को कम्युनिटी पोस्ट में चैप्टर्स के नाम आए, उन्हीं चैप्टर्स की एक सीरीज स्टार्ट करूँगा। जो मेजॉरिटी रहेगी उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स है, तो उसी को समझाने वाला हूँ। और बाकी टॉपर हो तो मत देखना वीडियो को प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स से। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। टफेस्ट चैप्टर इन क्लास 11th और 12th, क्लास 11th और 12th का टफेस्ट चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स है, ये फैक्ट है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं तुम लोग को डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। दूसरा कि इसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। अब मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल इसमें तुम्हारा COM, सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी, काइनेमैटिक्स, NLM, मतलब हर जो भी तुमने मैकेनिक्स इससे पहले पढ़ रखा है वो सब इस चैप्टर में यूज हो जाता है। इसलिए मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स होने की वजह से ही ये चैप्टर टफेस्ट बन जाता है 11th और 12th वाले पीरियड में। तो बेसिकली इसको मैंने कैसे डील किया था ये मैं बताऊंगा, और तुम कैसे इसको डील कर सकते हो। तो जो पॉइंट्स मैंने समझे थे, बाद में रियलाइज हुए थे मेरे को कि इस चैप्टर में क्या क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्या सही तरीका है अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें इसको सही से पढ़ने का। तो पहला पॉइंट ये है कि यार थ्योरी रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में थ्योरी हमें नहीं समझ में आती है, इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। तो हमें लगता है कि थ्योरी समझ में आ गई है बट क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमने सही से थ्योरी नहीं समझी है। अब थ्योरी रीडिंग इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर सेल्फ स्टडी प्लस कोचिंग वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी वालों के लिए तो कंपलसरी है कि थ्योरी तो पढ़नी है उनको, वो और कहाँ जाएंगे। कोचिंग वालों को ये चैप्टर टीचर पढ़ा देंगे कोचिंग में, बट जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तुम्हारे खुद के कोई एफर्ट नहीं रहेंगे, तो ये चैप्टर तुम्हें नहीं समझ में आएगा। खुद से तुम कोचिंग से घर आके इस चैप्टर के जो भी टॉपिक पढ़ाया है स्कूल में, कोचिंग में तुम्हारे टीचर ने, उस टॉपिक को किसी एक बुक से रीड कर सकते हो। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इस चैप्टर का जो मेन कॉज है एक और जिससे ये चैप्टर समझ नहीं आता है, वो ये है कि हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती है प्रीवियस चैप्टर्स की। एंश्योर दैट यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। अब प्रीवियस चैप्टर इसमें वही सब आ गए, ये वाले COM, वर्क पावर एनर्जी, काइनेमैटिक्स, NLM। तो इसीलिए कहा जाता है कि 11th की जो मैकेनिक्स होती है उसको ध्यान से पढ़ें। काइनेमैटिक्स से ये पोर्शन स्टार्ट होता है, NLM आता है, फ्रिक्शन आता है, वर्क पावर एनर्जी आता है, और फिर सेंटर ऑफ मास आता है। हाँ, आखिरी का जो ये सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर है ये भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर चैप्टर की। जैसे मैं ऑलरेडी कहता रहता हूँ, फॉर इसमें मतलब एक और पॉइंट मैं इंक्लूड कर देता हूँ कि एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्या मीनिंग है कि तुमने NCERT के क्वेश्चंस तो किए ही हों, NCERT के क्वेश्चंस किए हों। NCERT और जो एडिशनल एक्सरसाइज इसमें रहती है वो भी तुम्हें करनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने एडिशनल एक्सरसाइज NCERT की थी हर चैप्टर के लिए। तो ये एक बेसिक नॉलेज है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें होनी चाहिए, वरना तुम टफर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन नहीं कर पाओगे। और अगर कोई नीट वाला भी देख रहा है तो वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि फिजिक्स उसमें भी आती है, तो तुम्हारे लिए भी हेल्प होगी, और जेईई मेंस वालों के लिए तो होगी। तो एंश्योर दैट यू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स, ओके। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंड फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, मैंने कहा कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रीवियस चैप्टर का, प्लस ये जो चैप्टर है ये हमें बेसिक से समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है टॉर्क होता है R×F, राइट? और हम लोग बहुत लोग, मतलब मैं भी स्टार्टिंग में यही समझता था कि टॉर्क होता है FR। बहुत लोग ये समझते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर लगा रहता है, बट वो हम समझते नहीं हैं,
राइट। कहीं कहीं ये तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल नहीं पाओगे, तो ऑलवेज बेटर टू टेक ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूलाज। क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूलाज को याद रखेंगे तो वो बेटर रहता है, उससे डायरेक्शन निकालना भी ईजी रहता है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल जो भी रहता है। फिर और इसी के आगे मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया है, ये एंगुलर मोमेंटम वाला, एम आर क्रॉस वी प्लस आई ओमेगा। अब ये आई क्या होता है ये पता होना ज़रूरी है, यहाँ पे भी गलती होती है। ये आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, या अगर कोई एक्सेस पास कर रही है उसके अबाउट होता है। क्या होता क्या है ये आई? ओमेगा क्या होता है? स्पिन का होता है, रोटेशन का होता है, क्या होता है, राइट। और इसी का एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, मैंने यहाँ लिखा नहीं बट अभी मेरे को वो एग्जांपल याद आया। इसका एक और एग्जांपल होता है कि जैसे ये प्योर रोलिंग पढ़ रहे हो तुम, तो ऐसे बॉल रखी हुई है और ये फ्लोर है, तो ये याद कर लेते हैं हम कि अगर ये v से मूव कर रही है, ये ओमेगा है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, अगर इसका रेडियस आर है। लेकिन बेसिकली हम प्योर रोलिंग की पूरी डेफिनेशन नहीं समझ रहे होते हैं। प्योर रोलिंग की पूरी डेफिनेशन क्या होती है कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, जिस प्लेटफॉर्म के साथ ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, वो जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहता है, इसी से पता लगता है कि तुम्हारे प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं। इसका एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म रहता है, ये ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, ए प्लेटफॉर्म मान लो, और ये बॉल होती है, इसका एक्सेलरेशन रहता है, ए बॉल ओमेगा से रोटेट करती है। तो अब बताओ इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होगा? तब अगर ये प्योर रोलिंग की स्टेट में, तब तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ ये रेस्ट ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, उस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, या उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। हर बार ऐसा नहीं होगा कि ए इक्वल टू आर ओमेगा होगा, कोई और टर्म भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्लेटफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये था कि कैसे बेसिक से पढ़ें, डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करें रैदर देन मगिंग अप द फॉर्मूलाज कि ए हमेशा आर ओमेगा होता है, ए कब आर ओमेगा होता है, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, स्पेशली अगर तुम सेल्फ स्टडी वाले हो तो तुम्हें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। मैं रिसोर्स बता दूंगा अभी आगे, बट सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करने से ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये तो हो गया कि क्या फैक्ट्स रहते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स के, कैसे हम इसको कवर करना चाहिए अच्छे से, एटलीस्ट मेंस लेवल पे तुम इसमें अच्छे मार्क्स ले आओ, फुल ले आओ, जितने भी क्वेश्चन आते हैं तुम सॉल्व कर लो, और एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन हमारे PYQs वगैरह सॉल्व होने लगे। फिर बात करते हैं रिसोर्सेज की। अब रिसोर्सेज डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कोचिंग जा रहा है उसके लिए कोचिंग मॉड्यूल्स प्लस DPPs, ये उसका प्राइमरी रिसोर्स होना चाहिए कि कोचिंग मॉड्यूल्स और DPPs। क्यों? क्योंकि वो कोचिंग जा रहा है तो ऑलरेडी वो जो थ्योरी वाला पार्ट है वो इसके कोचिंग में कवर हो रहा है, टीचर्स इसको पढ़ा दे रहे हैं ऑलरेडी, या सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स टीचर खुद भी करवाते हैं। तो तुम बस कोचिंग मॉड्यूल्स पे पहले फोकस करो, प्लस DPPs सॉल्व करो, जो भी कोचिंग में मिल रही है या और कोई शीट मिल रही है वो सॉल्व करो। लेकिन जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, अब इसमें डाउट आएगा कि भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग और थ्योरी के लिए अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी क्या, फॉरेन ऑथर्स की बुक लेनी पड़ेगी? बताते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा सर, ये बुक तो अगर सेल्फ स्टडी वाले हो तो पूरी करनी है, चाहे थ्योरी की बात करें और चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें। इसमें रोटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अराउंड 70 to 80, आई थिंक 79 या 80 प्रॉब्लम्स हैं इसमें रोटेशन की, ठीक है। हर टाइप की प्रॉब्लम दे रखी है सर ने। तो इतना देखो यार, इस बुक को करने से इतना मालूम पड़ जाता है कि ये बुक काफ़ी अच्छे लेवल की, ठीक है। सर को भी मालूम है किन चैप्टर्स में हमें प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंक्लूड कर रखी हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा इंक्लूड कर रखे हैं इसके, राइट। तो ये तो बात होगी। अब अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रही सेल्फ स्टडी वालों को, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एक बुक आती है रेस्निक हैलिडे वॉकर हो गई, यूनिवर्सिटी फिजिक्स हो गई, ये सब बुक आती है, इनसे थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग था कि कैसे रोटेशनल मैकेनिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाए। वाली वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर ऐसा ही एक वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू।